नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम लेकर आते हैं अपने व्यूअर्स के लिए ताकि उनकी मदद कर सके, पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, उनकी फंड चॉइसेस पर राय दे सके, गोल्स जो उन्होंने डिफाइन किए हैं पूरे कैसे हो सकते हैं। हर कदम पर हर कंफ्यूजन को योर मनी करता है दूर। आज हमारे साथ हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा। उनसे करेंगे बातचीत, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000, ईमेल है yomani@nwt.com। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो ये शो आप देख भी सकते हैं, लाइव पोस्ट भी कर सकते हैं #आज का आवाज योर मनी लिखकर। मिस्टर रुंगटा, नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे, उससे पहले इमरजेंसी फंड के बारे में बातचीत करेंगे। आमतौर पे जब भी हम पोर्टफोलियो प्लानिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या पहला कदम उठाने की बात करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ, तो सबसे पहले बताया जाता है कि एक इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। तो आपसे समझना चाहेंगे कि इमरजेंसी फंड क्यों इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, कि कैसे डिसाइड करें कि कितना फंड हमें एज इमरजेंसी फंड रखना है। हाय दीपाली, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और मैं आप जो टॉपिक ली हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है। उदाहरण के रूप में जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बातें करते हैं, दो पहलू जो हैं वो हमेशा इन्वेस्टर्स निग्लेक्ट करते हैं या उसे ध्यान में इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। एक है इंश्योरेंस का और दूसरा है इमरजेंसी फंड। जब भी कोई इन्वेस्टर से आप बात करो, ये कहेंगे कि भाई लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स कहाँ से अच्छा मिलेगा, वेल्थ अच्छी कैसे क्रिएट होगी वगैरह। लेकिन ये जो इमरजेंसी फंड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ऑफन निग्लेक्ट की जाती है। अब इमरजेंसी फंड होता क्या है? अब देखिए, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो अचानक से आती हैं और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। रीसेंट पास्ट की आपको उदाहरण है कोविड। जब कोविड आया था, लोगों की सैलरी डिले हो रही थी, लोगों के जॉब लॉस हुए हैं, लोग खुद बीमार पड़े हैं जिनका इंश्योरेंस ढंग से नहीं था, बहुत सारी चीजें हुई थी। अब ऐसी सिचुएशन में जो अनअनाउंस्ड है, जो इमरजेंसी के रूप में आपके सामने आती हैं, उसके जो भी फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके लिए आपके पास एक फंड होना चाहिए। ये बेसिकली एक अनप्लान्ड इवेंट्स के लिए होता है। तो हो सकता है बीमारी हो जाए कोई परिवार वालों की, या कोई इमरजेंसी, आपका ट्रैवल हो, घर में कुछ नेचुरल कैलामिटी है जिसकी वजह से आपके घर का नुकसान हो गया हो। फ्लड्स हमने देखे आए थे, गाड़ी नुकसान हुई है, घर में नुकसान नुकसान हुआ है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है जहां पे आपकी इनकम पे असर आता है और आपको अचानक खर्चे करने हैं। तो ये हो सकता है, आप अगर एक स्टेबल जॉब में है, एक सिक्योर जॉब में है, तो आप इमरजेंसी फंड शायद 3 महीने या 6 महीने का रखेंगे। जो भी आपका 3 या 6 महीने के खर्चे हैं, उतने आप इमरजेंसी फंड के रूप में रखेंगे। अगर आप एक बिजनेस में है, प्रोफेशन में है, या अनस्टेबल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, तो आप इमरजेंसी फंड हो सकता है 6 महीने से लेकर 1 साल तक का रखें। अगर आपके परिवारजन बहुत सारे हैं और आप पे ही अकेले डिपेंडेंट हैं, तो आप इमरजेंसी फंड 1 साल से ऊपर का भी रखना चाहेंगे। तो इमरजेंसी फंड का क्वांटम कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी यूनिक सर्कमस्टेंसेस क्या है। लेकिन इन एनी केस, इमरजेंसी फंड हर एक परिवार के पास होना चाहिए। हो सकता है 3 महीने का हो सकता है 1 साल का हो, या उससे ज्यादा का हो। ओके, अच्छा, एक चीज और बताइए, किन सिचुएशन में इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर ये समझना चाहें कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टर पोर्टफोलियो प्लानिंग तो कर रहा है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा है, लेकिन अगर इमरजेंसी फंड नहीं रख रहा है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? बहुत सिंपल है दीपाली। देखिए, अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है जिसपे फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है, आपका जॉब लॉस हो गया, या सैलरी डिले हो गई, या आप जिस कंपनी में काम करते हो वो कंपनी बंद हो गई, तो जब तक आपको दूसरा जॉब मिलेगा तब तक आपको कहीं ना कहीं अपने खर्चे निकालने होंगे। तो ऐसी जो इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं और आपके पास अगर फंड्स नहीं है, मान लीजिए आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं कर रखा है, तो नेचुरल सा बात है कि आपको या तो किसी से लोन लेना होगा, पर्सनल लोन है, या फ्रेंडली लोन है, या कोई रिलेटिव से लेना होगा आपको। क्रेडिट कार्ड आप स्वाइप करेंगे जिसका ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। तीसरा, या तो आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, आपने मान लीजिए मीडियम या लॉन्ग टर्म के गोल्स के लिए आप सेव कर रहे थे, तो डेफिनेटली अभी की जो जरूरत है वो आप उसके लिए आपका लॉन्ग टर्म गोल्स को कॉम्प्रोमाइज करके उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे हो सकती है कि जहां पे अगर इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आपको अपने दूसरे गोल्स को कॉम्प्रोमाइज करते हुए पैसे निकालने होंगे, या तो लोन लेना होगा। तो ये आइडियल सिचुएशन नहीं होती है। इसी के लिए हम कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग की जो इनिशियल स्टेजेस हैं, उसको अंडर वैल्यू ना करें। इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है। प्लीज अपना जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टेप वाइज अपना इंश्योरेंस, अपना फाइनेंशियल प्लान बनाएं। ओके, चलिए, तो ये बात है इमरजेंसी फंड की क्यों इंपॉर्टेंट है क्रिएट करना। एटलीस्ट इतना क्रिएट करें कि अगले 2-3 महीने
कि जो भी आपके खर्चे हैं उनको आप मीट कर सके, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो। और वैसे भी इमरजेंसी फंड सिर्फ खर्चे मीट करने के लिए नहीं है, कोई भी आपत्ति आती है, कोई भी परेशानी आती है तब भी आप उन्हें यूज कर सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी फंड उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक अच्छा लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस भी रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले, तो इस पर जरूर गौर करें। लेकिन चलिए व्यूअर्स से करेंगे बातचीत। रोहित है पहले व्यूअर हमारे साथ चंडीगढ़ से सवाल पूछने के लिए। रोहित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरा नाम रोहित है। मेरा सवाल ये है कि मैं अभी जो मेरी है लगभग 88,000 का जो 4+ बन चुका है और मैं 5,000 की सिप कर रहा हूँ। ओके। और उसमें मैंने और आपका क्या जी आपके 3 फंड्स हैं, वो डिटेल्स मेरे पास हैं। जी ठीक है, आपने कितना इकट्ठा कर लिया इस पोर्टफोलियो में, क्या गोल है, और फर्दर इंक्रीज कर पाएंगे क्या एलोकेशन इन फ्यूचर, क्या प्लानिंग एग्जैक्टली? नंबर 1 मैं इसको इंक्रीज करना चाहता हूँ, अराउंड डबल करना चाहता हूँ और मेरा टारगेट है कि मैं इसको करीब करीब 10 लाख के आसपास लेके जाऊं नेक्स्ट 5 इयर्स तक। तो उसका मैं प्लान चाहता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? यानी आप 5,000 की सिप जो कर रहे हैं उसको बढ़ाकर आप 10,000 करेंगे। 20 इयर्स का आपका होराइजन है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और 20 इयर्स में कितना इकट्ठा कर पाएंगे ये आप जानना चाहते हैं? जी, मेरा टारगेट है कि मैं 10 लाख तक कर पाऊं। ओके, 10 लाख जमा करना चाहते हैं आप 20 सालों में। 3 फंड्स हैं, एडवाइस मिड कैप, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन ग्रोथ मिड कैप। निपॉन ग्रोथ मिड कैप में 1,000 है, बाकी दोनों में 2,000 फंड है। 88,000 ऑलरेडी वैल्यू है। 20 इयर्स में 10 लाख का टारगेट है। 5,000 के सिप पे जो बढ़ाकर 10,000 करेंगे, बताइए अब। तो देखिए दीपाली, अगर मैं सिंपल इनके पोर्टफोलियो पे पहले नजर दें हम, तो इनका पोर्टफोलियो जो है वो लगभग पूरा का पूरा मिड कैप की तरफ झुका हुआ है। सो हालांकि आप कर सकते हैं वैसा, आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने इसे इस तरह से डिजाइन करने का सोचा है। कई बार हम देखते हैं कि पोर्टफोलियो में सारे मिड कैप आप इसके लिए जोड़ते हैं क्योंकि आपने इस कैटेगरी के रिटर्न्स, पास्ट के रिटर्न्स देखते हुए आपने इसमें इतना वेटेज दिया है। लेकिन अगर आप सिर्फ रिटर्न्स देखते हुए ऐसा एलोकेशन किए तो ये थोड़ा बदलाव करने की जरूरत जरूर रहेगी। तो मेरा सुझाव ये रहेगा रोहित जी, आप ये चेंजेस करें। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप जो आपके पास है वो स्विच करके उसे एचडीएफसी लार्ज कैप में करें, तो आपके पास एक लार्ज कैप फंड हो जाएगा, ना कि लार्ज एंड मिड कैप फंड। मिड कैप में आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, कि एक है कि आप जो निप्पॉन मिड कैप फंड है उसे स्विच करें निप्पॉन निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में। तो हम मिड कैप में रह रहे हैं लेकिन हम एक एक्टिव फंड से निकल के उसे पैसिव फंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ईडलवाइज मिड कैप फंड जो है वो आप कंटिन्यू करें। तो ये तीनों फंड्स जो आपके पास होंगे, आपके पास एक लार्ज कैप हो गया, एक एक्टिव मिड कैप है और एक पैसिव मिड कैप है। तो मिड कैप में आपका एलोकेशन हमने रखा है ज्यादा, और मिड कैप में हमने दोनों स्ट्रेटेजी आपको दे दी है कि एक आप एक्टिव फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज आपको मिलेगी और एक है इंडेक्स बेस्ड रिटर्न्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह से जो आप 5,000 अभी कर रहे हैं या 10,000 करना चाहते हैं, तो इन तीनों फंड्स में ही आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो आपके गोल्स की बात थी, आपने कहा कि 10 साल में आपको 10 लाख इकट्ठे करने हैं। 88,000 आपके पास ऑलरेडी है और 10,000 रुपए की आप एसआईपी करेंगे। तो अगर मैं 12% का अनुमान लगाऊं, तो आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू जो 10 साल बाद होगी करीबन 25 लाख होगी। तो आप 10 लाख इकट्ठा करना चाह रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि 10 से कई ज्यादा आप इकट्ठा कर पाएंगे विद 88,000 अभी जो आपके पास है और 10,000 की एसआईपी जो आप आगे करते रहेंगे। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो को लेकर अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। रोहित, आप पहले तो बदलाव कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। आप जैसे बताए गए हैं आपको, आप एचडीएफसी लार्ज मिड कैप निपॉन मिड कैप से निकलिए, उसकी जगह आप एचडीएफसी लार्ज कैप निपॉन निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स आप कीजिए। और आपसे 10 लाख की बात कर रहे हैं, आप अगर सिमिलर एसआईपी से भी 12% हर साल एलोकेशन इंक्रीज करेंगे तो भी 55 लाख के आसपास का टारगेट हासिल कर लेंगे, जो कि आपकी जो गोल है उससे कहीं ज्यादा है। बस इन्वेस्टेड रहिए, पोर्टफोलियो में थोड़े से शफल कीजिए जो कि आपको रेकमेंड किए गए हैं। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, और हमारे साथ हैं विपिन इंदौर से सवाल पूछने के लिए। विपिन नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे लाइन पे लेने के लिए, जोड़ने के लिए। मैडम एक्चुअली मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता हूँ। मेरी डॉटर है 5 years old। ओके, तो मतलब आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड टू इक्विटी एंड ऑल दिस थिंग्स, बट ऐसे ही छोटा मोटा एक पोर्टफोलियो है मेरा। बट मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि मेरे पास 7-8 लाख का फंड है,
मैं उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए। माय लॉन्ग टर्म व्यू इज लाइक 15 ईयर्स फॉर नाउ। अभी मेरी डॉटर 5 ईयर्स की है, तो मैं चाह रहा हूँ कि 20 ईयर्स में जब वो आए तो या तो एजुकेशन पर्पस के लिए, हायर एजुकेशन के लिए मेरे पास इतना फंड हो, ये 5-7 लाख रुपए लगा के, कि मुझे उस टाइम पे टेंशन ना हो। तो थोड़ा सा उसके लिए गाइडेंस चाहिए था मैम। ओके, तो 5 साल की डॉटर के लिए निवेश करना चाहते हैं, उसकी हायर एजुकेशन एक कमेंडेबल है इनफैक्ट विपिन जी कि आपकी डॉटर अभी सिर्फ 5 इयर्स की है और आप उसके हायर एजुकेशन की प्लानिंग अभी से कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत अच्छा डिसीजन है आपका, और बाकी इन्वेस्टर्स को विपिन जी से सीखना चाहिए जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट अब तक शुरू नहीं की है अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए। क्या राय रहेगी इनके लिए? 15 इयर्स के लिए 7 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर डॉटर्स हायर एजुकेशन। या सो इनफैक्ट विपिन जी, दीपाली ने बिल्कुल सही कहा कि आप 5 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं 18 साल की उम्र के हिसाब से, तो 15 साल जो आप इन्वेस्ट करने का टाइम है आपके पास, बेशक आप एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे जो आप अपनी डॉटर की एजुकेशन या शादी या जो भी आप करना चाहें उस समय यूज कर सकते हैं। आपने ये भी सही आइडेंटिफाई किया है कि आपको इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम मानते हैं कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास आपको हायर रिटर्न्स जनरेट करने का पोटेंशियल है, उसमें इन्फ्लेशन से कई ज्यादा आप कमा सकते हैं। लेकिन ये जो जर्नी है इक्विटी इन्वेस्टिंग की या इक्विटी से जो रिटर्न पाने की, बहुत वोलेटाइल होती है, विच मीन्स कि मार्केट ऊपर नीचे इतनी तेजी से करता है कि कई बार जब हम लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये इस चाल को देखते हुए काफी घबरा जाते हैं। तो आपके लिए मेरी सलाह ये रहेगी कि आप एक हाइब्रिड फंड में अपने पैसे डालें जिसमें इक्विटी, डेट और प्रेशियस मेटल्स का कॉम्बिनेशन बनता है, जहां पे जब इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा करेगा तो आपको वहां रिटर्न मिलेगा, अगर कुछ कारण से इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं करता है तो आपको डेट एंड प्रेशियस मेटल्स थोड़ा कंफर्ट देंगे। तो आप अपने जो पैसे हैं वो इस तरह से डिवाइड करें। आपको 2 स्कीम्स बता रहा हूँ। एक है आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसमें आप 3.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करें, जो 7 लाख आपको टोटल करना है वो डिवाइड करेंगे हम। और दूसरा व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इन दोनों के फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करेंगे 3.5 लाख रुपया ईच, आपको एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जहां मार्केट वैल्यूएशन के बेसिस पे आपका इन्वेस्टमेंट होगा इक्विटीज में, जो आईसीआईसीआई से बैलेंस एडवांटेज फंड करेगा, और एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आपको इक्विटी, डेट, प्रेशियस मेटल सबका कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से बेटर रहेगी, कंसिडरिंग लमसम करना है और मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं है, एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म का व्यू है तो उसका फायदा लेना है। तो आई थिंक ये एक मॉडरेटेड अप्रोच जो आपके लिए रहेगा वो आइडियल रहेगा। ओके, ठीक है, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है और आपको फंड्स बताए गए हैं। दो आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड, व्हाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, 3.5 लाख आप इन दोनों फंड्स में डालिए और साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को जरूर रिव्यू कीजिए, क्योंकि 15 साल का एटलीस्ट आप होराइजन लेके चल रहे हैं लगभग। और इन केस आप और एलोकेशन कभी इन फ्यूचर बढ़ाना चाहें तो भी आप हमारे शो में आकर हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं पूछ भी लेती हूँ क्या करना चाहिए इनको हर्षवर्धन जी, इन केस अभी तो चलिए 7 लाख की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि 15 ईयर्स या मान के चले 12 साल 13 साल का लंबा समय होता है, हो सकता है इनके पास इन फ्यूचर और फंड्स आए जिसको ये अपने बच्चे के लिए फर्दर इन्वेस्ट करना चाहें, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही फंड्स हो गए इनके पोर्टफोलियो में आपकी सलाह के मुताबिक। इन केस एलोकेशन इंक्रीज करते हैं तो इन्हीं दोनों फंड्स में फर्दर इंक्रीज करने या कोई नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं? नहीं, इनफैक्ट दीपाली बहुत अच्छा सवाल है। आई एम हैप्पी कि आपने ये टॉपिक उठाया है। देखिए विपिन जी, एक चीज समझिए कि अगर आप 7 लाख रुपया अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक हम हाइब्रिड फंड्स ले रहे हैं, इसमें अगर 10% का रिटर्न अनुमान लगाते हैं तो 15 साल बाद आपके पास करीबन 29 to 30 लाख जमा होगा। तो जब आपकी डॉटर 18 साल की होंगी तब आपके पास मान लीजिए करीबन 30 लाख रुपए इकट्ठा होगा। अब आपको ये भी सोचना है कि 30 लाख रुपए आज की वैल्यू के हिसाब से तो ठीक है, आपको एक अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, लेकिन 15 साल बाद क्या 30 लाख में आप उतना ही अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे जो आज आज आप अनुमान लगा रहे हैं? तो क्लियरली आपकी शुरुआत बहुत अच्छी है, कोई डाउट नहीं है उसमें। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ अपने आप में ये 7 लाख रुपए आपका पूरा गोल अचीव कर पाएंगे? वो बात नहीं है, मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको अभी एक स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी है, लमसम तो आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, इसके अलावा एक छोटी सी रकम जो भी आपको कंफर्ट होगा उतनी आप एक एसआईपी के रूप में और एडिशनली चालू करें। हो सकता है कि आप 2-5 हजार या 10 हजार रुपया महीने का करना चाहते हैं, आप अपनी डॉटर के हिसाब से उतनी रकम और एक एसआईपी के जरिए शुरू करें। अब क्योंकि आप एसआईपी के जरिए कर रहे हैं और आपका लंबा टाइम होराइजन है, आप वो एसआईपी 100% इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लमसम हमने आपको हाइब्रिड फंड दिया, लेकिन अगर आप एसआईपी कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म का व्यू है तो वो एसआईपी की रकम आप पूरी की पूरी एक इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं।
तो जब आप तय कर लें वो करना, तब आप हमें अपनी क्वेरी वापस भेजिएगा, तब हम आपके लिए एक म्यूचुअल फंड की एसआईपी, जो इक्विटी फंड्स की एसआईपी है, उसका एक पोर्टफोलियो बना के और रिकमेंडेशन करेंगे। ओके, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी बताई गई है कि इन केस इन फ्यूचर आप एलोकेशन इंक्रीज करेंगे तो कहाँ कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कही मिस्टर रुंगटा ने कि जो गोल आप हासिल कर पाएंगे इस इन्वेस्टमेंट से, क्या वो इनफ होगा आपकी डॉटर की हायर एजुकेशन के लिए, वो आपको तय करना है। और उस हिसाब से शायद आपको इंक्रीज करना चाहिए, स्टेप अप करना चाहिए, फिर चाहे वो सिप हो या लमसम ही क्यों ना हो। ईमेल के थ्रू एक सवाल लेते हैं। श्रीनाथ ने एक सवाल भेजा है बेंगलुरु से। इनकी उम्र 42 ईयर्स है। 17,000 की इनकी मंथली एसआईपी चल रही है। अतिरिक्त एसआईपी 2,000 की करना चाहते हैं, तो उस केस में 17,000 से बढ़कर जो एसआईपी की वैल्यू है वो 19,000 के आसपास हो जाएगी। कहाँ, किन फंड्स में कितना डिप्लॉय कर रहे हैं? उसमें मुतल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स 1,000 पर मंथ, देन 4,000 है इनके पास HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में, देन 4,000 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, 4,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एंड 4,000 ICICI प्रू लार्ज कैप। 2 साल के लिए निवेश किया। अच्छा, 2 साल से निवेश कर रहे हैं ऑलरेडी, 4% का नेगेटिव रिटर्न है। रिटायरमेंट के लिए पोर्टफोलियो इन्होंने क्रिएट किया है, बताइए। तो देखिए दीपाली, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है विद इन्वेस्टर्स जो अभी पिछले 1 या 2 साल में इन्वेस्ट करना शुरू किए हैं। वो सभी इन्वेस्टर्स एसआईपी के जरिए भी अगर कर रहे हैं तो इन्हें नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। सो जैसे श्रीनाथ जी ने कहा कि इन्हें -4% अपने पोर्टफोलियो में दिख रहा है, तो ये ऑब्वियसली थोड़े कंसर्न है कि 2 साल से एसआईपी कर रहा हूँ और फिर भी नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। तो पहली बात तो ये बहुत कॉमन है कि अगर आप एसआईपी के जरिए भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव रिटर्न या फ्लैट रिटर्न बहुत लंबी अवधि तक मिल सकता है। हो सकता है कि आपको 3 या 4 साल तक कोई रिटर्न दिखे ही नहीं अपने इन्वेस्टमेंट्स पे। तब एक इन्वेस्टर के मन में ख्याल आता है कि इससे अच्छा तो मैं फिक्स डिपॉजिट कर देता, कम से कम 6-7% रिटर्न मिलता। लेकिन ये तरीका सोचने का सही नहीं है। यकीन मानिए कि ये जो जर्नी है इक्विटी इन्वेस्टिंग की, अगर कोई इस जर्नी को समझ सके तो ही वो वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप सालाना रिटर्न देखेंगे कि मार्केट ने पिछले 1, 2, 3 साल में क्या रिटर्न दिया है और उस बेसिस पे आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो आप कभी भी इक्विटी मार्केट से पैसे नहीं बना पाएंगे। तो ये कॉमन बात है, चिंता ना करें आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में है। इनफैक्ट आप इसे एक अच्छा मौका समझिए कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट लो है तो आपको लो वैल्यूएशन में यूनिट्स मिल रहे हैं। जब मार्केट बढ़ जाएगा तो ये सारा अक्यूमुलेशन जो आप पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं, उस पे आपको पूरे पे प्रॉफिट होगी। जहां तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, थोड़े आपके बदलाव करने की जरूरत है। थोड़ा हम बैलेंस करेंगे इस पोर्टफोलियो को, ताकि आपका जो वोलेटिलिटी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात कर रहे हैं वो थोड़ा बैलेंस्ड हो जाए। आप 17,000 अभी कर रहे हैं, 2,000 बढ़ाना चाह रहे हैं, तो टोटल 19,000 आपकी जो एसआईपी होगी वो इस तरह से डिवाइड करें। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000, जहां आप अभी 4,000 करें, उसको बढ़ा के हम 5,000 करेंगे। आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड, आपके पास एक लार्ज कैप फंड है लेकिन हम उसे स्विच करने की सलाह दे रहे हैं, तो हम मल्टी कैप फंड, उसमें 5,000 करें। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 5,000 एंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में 4,000। तो इस तरह से आपका 19,000 पूरा डिवाइड करके आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। और जो सेगमेंट्स है, मार्केट सेगमेंट जिस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप एंड स्मॉल कैप सभी आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा विद अप्रोप्रिएट एलोकेशन। आपको और एडिशनली कोई स्कीम्स जोड़ने की जरूरत नहीं है। और जो इन स्कीम्स के अलावा जितनी स्कीम्स आपके पास है होगी, उसमें से मेरी सलाह तो यह है कि आप उसमें से भी रिडीम कर लें और इन्हीं 4 फंड्स में आप उसे री इन्वेस्ट कर लें, ताकि आपका पोर्टफोलियो आगे जाते हुए एक कंसोलिडेटेड बेसिस पे रहेगा और आपको मैनेज, ट्रैक और मॉनिटर करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए और आपको पूरा एक निवेश प्लान बताया गया है। पोर्टफोलियो में बदलाव सजेस्ट किए गए हैं। मुतल ओसवाल माइक्रो 250 इंडेक्स फंड से निकलिए, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप से निकलिए। कौन सा नया पोर्टफोलियो चाहिए? तो नया पोर्टफोलियो पहले तो आपकी स्क्रीन पर आप उसे नोट कर लीजिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000 रुपए महीना डालिए, 5,000 रुपए महीना डालिए आप आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप में, 5,000 एचडीएफसी मिड कैप में, 4,000 डिप्लॉय कीजिए आप निपॉन के स्मॉल कैप में। तो इस पोर्टफोलियो को नोट कीजिए, इस पोर्टफोलियो के साथ आपको स्टिक करना है। ये सजेशन आपके लिए दिए गए हैं। इन्वेस्टेड रहिए लंबी अवधि के लिए, टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो बात करने कुछ और भी हुआ से जल्द वापस आते हैं। और हमारे साथ हैं मिस्टर हर्षवर्धन रुंगटा जो आपकी सभी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं। बात करते हैं कुछ और व्यूअर से। एक सवाल लेते हैं, सानू है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए गुवाहाटी से। सानू शर्मा, सानू नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। मैडम मेरा ये सवाल है, मैंने जो भेजा है पोर्टफोलियो 28,000 का एसआईपी चल रहा है मेरा, तो ये मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करना है और मैं मतलब 2050 तक इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो कितना हो जाएगा मेरा? ओके,
पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो आपने बताया 28,000 की मंथली सिप है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 7.5 लाख, स्टेप अप 10% करेंगे, 21 साल के लिए 10 करोड़ का आपका लक्ष्य है। इनका पोर्टफोलियो में बताऊं तो HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 4,000, 5,000 कोटक मल्टी कैप, 5,000 इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप, 4,000 वाइट ओक मिड कैप एंड देन 10,000 मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप। तो देखा आपने इनका पोर्टफोलियो, क्या सजेशन रहेगा? वेल देखिए दीपाली, 2-3 चीज है इसमें। पहली बात, जो इनका इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वो बहुत अच्छा है और हाईलाइट करता हूँ क्या-क्या चीजें अच्छी हैं। बहुत क्लियरली एक टाइमलाइन है कि कितने वक्त में कितना पैसा चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्वांटम जो है वो ठीक है और प्लस ये स्टेप अप करेंगे 10% एवरी ईयर। तो आई थिंक ये जो अप्रोच है इन्वेस्टिंग का वो करेक्ट है। अब इसे हम थोड़ा फाइन ट्यून करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि कितनी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, किस स्कीम्स में इन्हें बदलाव करने हैं और कैसे एलोकेशंस चेंज करने हैं। तो सानू जी देखिए, पहला जो आपका एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड है, मेरी सलाह होगी कि इसको स्विच करके आप या तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लीजिए, जो मेन इंडेक्स है वो लीजिए इंस्टेड ऑफ द नेक्स्ट 50 इंडेक्स। या तो आप निफ्टी 50 में जाइए या तो सेंसेक्स प्लान में। जो एचडीएफसी का ही दोनों फंड है आपके पास, तो एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 की जगह आप एचडीएफसी निफ्टी फंड लीजिए या एचडीएफसी बीएसई सेंसेक्स फंड लीजिए। सो मेन इंडेक्स में आप रहिए, वो पहली सलाह है। दूसरा, जो आपका कोटक मल्टी कैप फंड है उसमें एसआईपी बढ़ाइए और उसे 6,000 कर दीजिए। अभी फिलहाल आप उसमें 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं। तीसरा, जो इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप है उसे आप स्विच करके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में जाइए और उसकी एसआईपी भी 6,000 करिए, जो आज की तारीख में फ्लेक्सी कैप में आपकी 5,000 की एसआईपी जा रही है। व्हाइट ओक मिड कैप फंड कंटिन्यू करें लेकिन उसकी एसआईपी को बढ़ा के 6,000 कर लें। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में आप एसआईपी कंटिन्यू करिए लेकिन उसे डिक्रीज करके 10,000 से डिक्रीज करके 4,000 पे करिए। अब ये बदलाव मैंने क्यों बताया आपको? मैं आपका एलोकेशन बिटवीन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप को थोड़ा मॉडरेटेड कर रहा हूं। पहले जो आपका इन्वेस्टमेंट था वो ऐसा एक स्मॉल कैप, प्योर स्मॉल कैप में 10,000 था, बाकी सब फंड्स में डिवाइडेड था। तो मैंने आपका एसआईपी की जो रकम है उसे थोड़ी अलाइन कर दी है विद लार्ज कैप, मिड एंड स्मॉल कैप। अब जो आपको कॉर्पस 20 साल बाद लगभग चाहिए, अगर करंट आपका कॉर्पस 7.5 लाख रुपए का है, प्लस जो आप एसआईपी 28,000 रुपए कर रहे हैं, प्लस स्टेप अप जो आप करेंगे, ये तीनों चीजों को मैं अगर कंसिडर करूं और अगर 12% का एक अनुमान लगाऊं कि भाई ये इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं 12% से अगर ग्रो करते हैं तो आप 20 साल बाद करीबन 6.3 करोड़ के आसपास का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये ऑफकोर्स एक असम्पशन है इन बेसिस पे कि आप 12% के आसपास का आपको एवरेज रिटर्न ओवर नेक्स्ट 20 ईयर्स मिलेगा। एसआईपी को कंटिन्यू करेंगे प्लस 10% स्टेप अप करेंगे। अगर आपको 10 करोड़ का टारगेट चाहिए तो आपको क्लियर है कि आपका इन्वेस्टमेंट 10% नहीं और थोड़ा ज्यादा बढ़ाना होगा, या तो एंड कॉर्पस को आपको थोड़ा मॉडरेट करना होगा, या तीसरी बात, अपना टारगेट जो आप 20 साल का रखें उसे थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए टू अनदर 5 इयर्स, तो आपका कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। सो आई थिंक ये स्ट्रेटेजी आप कंटिन्यू करें। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट जिस हिसाब से आपने शुरुआत की आप अपना गोल्स डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए सानू। अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। पहली बात तो नया पोर्टफोलियो आप नोट कीजिए जो सजेस्ट किया गया मिस्टर रुंगटा की तरफ से। 2 फंड्स बताए गए हैं जिनसे आपको निकलना है, इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप से, एचडीएफसी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड से। 6,000 डालिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, 6,000 डालिए कोटक मल्टी कैप में, 6,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, देन अगेन 6,000 व्हाइट ओक मिड कैप में, 4,000 डालिए मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में। 6.5 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे 20 ईयर्स में अगर आप स्टेप अप करते हैं 10% के आसपास का। तो बदलाव आपको सजेस्ट किए गए उनको फॉलो कीजिए अपने पोर्टफोलियो में और स्ट्रैटेजी बनाइए। चलिए पूछ लेते हैं अब मिस्टर रुंगटा के टॉप 4 फंड्स। बताइए मिस्टर रुंगटा, आपकी चॉइसेस क्या हैं? वेल दीपाली, एक रैंडमली मैं आपको 4 बता रहा हूँ, नॉट कि यही 4 से आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, लेकिन एक मार्केट की करंट सिचुएशन को देखते हुए आप किस तरह से अपने पोर्टफोलियो की डिजाइनिंग कर सकते हैं उसको ये 4 फंड्स दर्शाएगा। पहला है एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। ये बेसिकली एक निफ्टी 50 की कंपनीज में इक्वली इन्वेस्ट करेगा, 2% इन ऑल 50 कंपनीज। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इस फंड ये बेसिकली एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट मैंडेट वो है कि आप मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी पैसे लगा सकते हैं एज पर फंड मैनेजर डिस्क्रिप्शन। तीसरा है आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप फंड। मिड कैप एक अपने आप में बहुत अच्छी कैटेगरी है जहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और आईसीआईसीआई एक अच्छा फंड है इस कैटेगरी का। फोर्थ, क्योंकि हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि आपको इक्विटी, डेट, मल्टी, ये प्रेशियस मेटल्स वगैरह सब आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड स्ट्रैटेजी भी अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करें, जो है व्हाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ओके,
तो ये रहे टॉप 4 फंड्स, आदित्य बिरला निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, पराग पारक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप और वाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन। शुक्रिया मिस्टर रुंगटा आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने टॉप 4 फंड्स शेयर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक और योर मनी में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार।